Without a strategy, hard work is just motion, not progress. I'm very sure that you must have heard this line before. But do we implement this? This is the real question. Working without having a proper plan and a clear path will just keep you busy. It will not yield a desired result. Welcome to Anonymous Guide. I am an UPSC aspirant. ये इनिशिएटिव मैंने प्लान किया है GS3 पेपर के लिए, यूपी PCS के लिए, जो अपकमिंग एग्ज़ाम है अभी नेक्स्ट 2 मंथ्स में। तो उसके लिए एक कंप्लीट अप्रोच और स्ट्रेटजी मैंने प्लान की है यहाँ पे, जिससे आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब ये कैसे करेंगे वो फर्दर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अच्छा स्कोर करने के लिए क्या प्रॉब्लम्स हैं या फिर क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको हमें पहले डील करना पड़ेगा। तो मैंने कुछ चैलेंजेस को यहाँ पे हाईलाइट किया, तो इनसे स्टार्ट करते हैं। सो द बेसिक चैलेंजेस आर, फर्स्ट ऑफ ऑल, एक प्रीफॉर्म माइंडसेट बना के रखा होता है हमने कि डिफ़िकल्ट है यार, GS3 में स्कोर कर पाना डिफ़िकल्ट है, हम अच्छा स्कोर GS3 में नहीं कर सकते क्योंकि डाइवर्स होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है, वास्ट सिलेबस है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक और एरियाज़ हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये वाला पहला माइंडसेट बना रखा है, ये तो है पहला इशू। अब सेकंड इशू की बात करते हैं कि हमारे पास अच्छा क्वालिटी कंटेंट नहीं होता है, ये एक प्रॉब्लम है। अब जब अच्छा क्वालिटी कंटेंट नहीं होगा यार, तो जेन्युइन है कि हम एक अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, जेन्युइन इशू है। तीसरा इशू जो होता है, हाउ टू मेक क्रिस्प नोट्स फॉर लास्ट मिनट रिवीजन। इट्स मीन कि हमारे पास जब बैक टू बैक जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो हार्डली वी गेट 3 to 4 आवर। अब इतने टाइम में अगले दिन के लिए 2 पेपर को रिवाइज कर पाना डिफ़िकल्ट है, जेन्युइनली इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला पार्ट है, डेफिनेटली हम इसको देखेंगे आगे। टू मच इन्फॉर्मेशन टू मेमोराइज, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और उसको आपको मेमोराइज़ करना है, क्योंकि अब एग्ज़ाम में जब आप बैठते हैं तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद हार्डली आपके पास 1 मिनट होता है पूरे क्वेश्चन को फ्रेम करना है एंड देन फिर आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है, इसको हम डील करेंगे। लास्ट पॉइंट है, हाउ टू राइट क्वालिटी कंटेंट इन एग्ज़ाम। आपके पास पॉइंट्स हैं, नॉलेज है, आपने मेमोराइज भी किया है, बट इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग द आंसर, इट इज़ अबाउट राइटिंग द बेस्ट आंसर और राइटिंग द बेस्ट आंसर देन द अदर योर कॉम्पिटिटर। तो इस केस को कैसे डील करेंगे, इन सारी कंडीशंस को हम कैसे डील करने वाले हैं, मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ। ये इनिशिएटिव मैंने पर्टिकुलरली इसीलिए स्टार्ट किया है। GS3 पेपर में बहुत सारे ऐसे मिथ बनाए गए हैं कोचिंग इंडस्ट्रीज़ और जो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, डिफ़िकल्ट है यार, नहीं हो पाएगा, अनप्रिडिक्टेबल है। अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप करते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बायलिंगुअल वीडियो में रखने वाला हूँ ये। इसके साथ मैं एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं GS3 कंप्लीट पेपर कवर करने वाला हूँ। अब कंप्लीट पेपर कवर करने वाला हूँ, इस बात से मेरा मतलब ये है क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसी क्लासेस मिल जाएंगी यूट्यूब पे, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज, टेलीग्राम पे अनलिमिटेड आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज़ कि हम उसको रीड करके या उसको लर्न करके कितना अच्छा क्वालिटी कंटेंट उसमें से निकाल पाएंगे, देन फिर हम डिलीवर कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें स्टिल प्रॉब्लम है। तो उनको सॉर्ट करने के लिए मैंने क्या किया है कि मैं लाइव यहाँ पे क्लासेस करने वाला हूँ यूट्यूब पे, और आई एम सॉरी, लाइव क्लासेस नहीं होंगी, मैं रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड करूँगा कंटेंट। बट आई विल मेक श्योर कि जब आप कोई भी क्लास यूट्यूब पे देखेंगे मेरे चैनल पे, तो आप कंप्लीट आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा, मतलब नोट्स मेकिंग, कंसेप्ट पे क्लैरिटी, उनके साथ वैल्यू एडिशन क्या होने वाला है, उनके साथ आप किस तरह के कोट्स यूज़ कर सकते हैं अपने एग्जाम्पल्स में, इंट्रो किस तरह से आप रखने वाले हैं, ठीक है, इसके अलावा कंक्लूजन आप किस तरह से रखने वाले हैं एग्ज़ाम के लिए, और क्या ऐसे पैरामीटर्स होंगे जिसको आपको चेक करना है, जैसे कि करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो आपको करंट अफेयर को इनकॉर्पोरेट करना है अपने आंसर्स में, वो कैसे करेंगे आप। इसके साथ साथ कोई भी ऐसी रिसेंट इंसिडेंट करंट अफेयर का ही पार्ट है, डायनामिक पार्ट और स्टैटिक पार्ट को बैलेंस करना, कितना उसमें क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन को समझना कि एग्जैक्टली क्वेश्चन की डिमांड क्या है एंड फिर उसको एड्रेस करना। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लास में ही। मतलब अगर आप क्लास कंप्लीट करते हैं, इवन द लास्ट पॉइंट इज़ कि बहुत सारा कंटेंट है और उसको मेमोराइज करना भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि आपने पढ़ तो लिया
लेकिन आप रिटेन कितना कर पाए, एग्जामिनेशन हॉल में जाके आप रिकॉल कितना कर पाएंगे। तो उसके लिए भी मैं ऐसे तरीके यूज़ करने वाला हूँ, ऐसी टेक्निक यूज़ करने वाला हूँ कि विद इन द क्लास इटसेल्फ मैं आपको 60% कंटेंट लर्न करवा दूंगा। ये गारंटी है मेरी। दोज 10% पीपल जो कि सीरियस हैं और एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, एंड दे विल डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो। इफ़ दे विल वॉच, दे विल गेट द हाई क्वालिटी कंटेंट एंड द बेस्ट वे टू राइट अ वेरी गुड आंसर। ठीक है, इसके लिए मैंने क्या किया है, क्या मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो एज ऑफ नाउ मैंने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, क्योंकि आप समझते हैं GS3 का पेपर हो या कोई भी एग्जामिनेशन हो, उसमें प्रीवियस ईयर पेपर का जो इम्पोर्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। स्पेशली जब आप UPSC और UPPCS के मेंस एग्जामिनेशन में बैठते हैं, या फिर वो प्रीलिम्स ही क्यों ना हो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जिसने एनालाइज किया होता है प्रॉपर तरीके से, वो अच्छा आंसर लिखने की कंडीशन में होता है। एनालाइज करने का मतलब ये है कि पेपर जो क्वेश्चन आपने रीड किए हैं प्रीवियस ईयर के, उनको आपने अच्छे से समझा है, दैट उनका पैटर्न क्या है, किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या है फ्यूचर में, किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये सब आपको समझना होता है। जस्ट आंसरिंग द क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन रीड कर लिया फिर उसका आंसर रीड कर लिया, यहाँ से बड़ी कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे हर कोई कर रहा है और फाइनली फिर उनका जो स्कोर होता है फिर वो ऐसा होता है कि फिर वो डिसअपॉइंटेड होते हैं। तो राइट वे और राइट अप्रोच अगर नहीं यूज़ करेंगे आप, तो आप कैसे अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो मैंने क्या किया है, आपके प्रीवियस ईयर के एनालिसिस वाले पार्ट को आपके लिए बहुत ईजी कर दिया है। लेट मी शो यू दैट डॉक्यूमेंट। दिस इज़ द कंपाइलेशन ऑफ लास्ट 7 पेपर्स, 2018 से 2024 तक के जितने भी पेपर्स हुए हैं, 7 पेपर का ये कंपाइलेशन है। 140 क्वेश्चंस को मैंने टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किया, सॉर्ट किया, जिससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं किस ईयर में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए, पैटर्न क्या है, किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। अपनी स्ट्रेटजी को रिफाइन करने के लिए आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सेम डॉक्यूमेंट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं इस डॉक्यूमेंट्स में किस तरह से शॉर्टिंग हुई है। जैसे कि पहला क्वेश्चन इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था, ये पहला हेडर है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि इकोनॉमी से जितने भी क्वेश्चन आए हैं पास्ट 6-7 ईयर में, वो मैंने यहाँ पे मैंशन किए 14 तक। ठीक है, इसके बाद एग्रीकल्चर वाला सेक्शन आता है। एग्रीकल्चर में लास्ट जितने भी क्वेश्चंस आए तो वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया 28 तक। 14 क्वेश्चन एग्रीकल्चर में भी आते हैं। आप देख रहे हैं इक्वली वेटेज दोनों का है, मतलब इकॉनमी और फूड प्रोसेसिंग यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सेम चीज़ इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये टोटल 140 क्वेश्चन का जो कंपाइलेशन है ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इस वीडियो को गाइज मैं थोड़ा सा शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा, तो इसलिए मैं आपको अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ। वंस विल स्टार्ट द क्लासेस तो डेफिनेटली आपकी मैं कंप्लीट प्रिपरेशन में हेल्प करने वाला हूँ। यू डोंट नीड टू वॉच एनी क्लास। कोई भी GS के नोट्स आपको कहीं और से नहीं पढ़ने पड़ेंगे, किसी भी टीचर की आपको क्लासेस लेनी नहीं पड़ेंगी। एंड आई प्रॉमिस, अगर आपने ये पूरा कंपाइलेशन या ये पूरा कोर्स जो कि मैं यूट्यूब पे आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज़, अगर ये आपने कंप्लीट कर लिया, GS3 में आप फार बेटर, फार अहेड कर लेंगे। आप बहुत लोगों से अच्छा कर लेंगे, जो भी आपके कॉम्पिटिटर हैं उनसे अच्छा करेंगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। बट द कंडीशन इज़ कि मेरे बताए हुए तरीके को आपको फॉलो करना है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, टाइम देना है, रटना नहीं है, कुछ भी मेमोराइज नहीं करना है ज़बरदस्ती। अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू फैक्ट, कुछ डेटा ऐसा होगा जो आपको रटना पड़ेगा, उसके अलावा सब कुछ आपको ऐसे क्लियरली समझ में आ जाएगा और वहाँ से आप एक अच्छा आंसर डेफिनेटली लिख पाएंगे। ठीक है, तो इस पर बात करते हैं कि अगला टॉपिक जिस पे मैं बात करने वाला था, आंसर राइटिंग को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। हमारे पास कंटेंट तो है, हमने रेडी किया है, पढ़ा हुआ तो है, ऐसा तो लग रहा है क्वेश्चन को देख के यार इस बारे में मुझे सब कुछ आता है, बट उसको लिख नहीं पा रहे हैं हम। कॉपी में कैसे लिखना है, क्या राइटिंग अप्रोच होती है उसकी, किस कैसे क्वेश्चन को एड्रेस करना है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उस चीज़ का एक मैं छोटा सा डेमो यहाँ पे रख लेता हूँ। सो लेट्स सपोज, लेट मी पिक एनी क्वेश्चन। हम ये ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 2020 में ये क्वेश्चन आया था, हाउ डज द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ RBI अफेक्ट इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ। ठीक है, एक बार फिर से मैं इसको हाईलाइट करता हूँ आपके लिए। तो मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ RBI, इंपॉर्टेंट क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ RBI सबको पता होता है, इन्फ्लेशन सबको पता होता है, एंड ग्रोथ पता सबको होता है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति, ये हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं रीड कर देता हूँ, मुद्रास्फीति और विकास को कैसे प्रभावित करती है। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है देखने में,
क्योंकि दोस्त जिसको ये क्वेश्चन रियल में इजी लग रहा है तो वो जो आंसर प्रिपेयर करके बैठा है या उसका जो माइंड सेट है वो बहुत ही एवरेज है। और अगर आप एक एवरेज आंसर लिख के आते हैं तो डेफिनेटली आपको एवरेज स्कोर ही मिलेगा एंड फिर उसके बाद आपको लगेगा कि यार कंपटीशन बहुत टफ था, नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर लेते हैं। तो दोस्त इसको अप्रोच करने का एक तरीका है, वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे एक वर्ड है। अब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्या है हर किसी को पता है, उसको राइट वे में डिफाइन करना है। दूसरा इन्फ्लेशन और ग्रोथ, इन तीन कीवर्ड को ही डिफाइन करना है। क्वेश्चन की डिमांड ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी से आपको लिंक करना है इन्फ्लेशन और मॉनेटरी पॉलिसी से आपको लिंक करना है ग्रोथ, और इन दोनों को भी आपस में लिंक करना है कि इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ का क्या ट्रेड ऑफ है। इन्फ्लेशन ग्रोथ पे कोई इफेक्ट डालती है, अगर डालती है तो कैसे डालती है, या फिर ग्रोथ इन्फ्लेशन की वजह से हैम्पर होती है, बढ़ती है, क्या होता है इसमें और वो कैसे होता है। तो सपोज़ हमने स्टार्ट किया मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, तो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक अच्छे इंट्रोडक्शन की आपको ज़रूरत है, या फिर अभी हम इंट्रोडक्शन को होल्ड करते हैं, हम सीधा आते हैं मेन बॉडी पे। तो बॉडी पार्ट में क्या होना चाहिए, आपके पास अच्छा कंटेंट होना चाहिए। मतलब अगर ये क्वेश्चन 8 नंबर का है तो मुझे लगता है कि आपके पास 7 से 8 पॉइंट्स होने चाहिए रेडी, जिनको आप अपने आंसर में लिख सकते हो एक अच्छा आंसर बनाने के लिए। अब वो किस तरह के 7 से 8 पॉइंट होंगे। अब मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड जब हम बात करते हैं और स्पेशली जब इन्फ्लेशन और ग्रोथ की बात है, तो पहला तो मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन को कैसे अफेक्ट करती है, ये इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी का क्या रोल है और इससे क्या फ़र्क पड़ता है इन्फ्लेशन पे, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है और इकोनॉमिक ग्रोथ में मॉनेटरी पॉलिसी का क्या रोल होता है, ये वाला एक पॉइंट हो गया। इसके बाद सीआरआर क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी में, सीआरआर कैसे अफेक्ट करता है आपकी इन्फ्लेशन को, और इन्फ्लेशन से आगे हम ग्रोथ को भी लिंक करेंगे, ठीक है। एसएलआर कैसे अफेक्ट करता है आपके इन्फ्लेशन को, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशंस आपने सुना होगा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, राइट। इसके बाद में आपको पता होगा कि क्रेडिट फ्लो जो होता है प्रायोरिटी सेक्टर का, वो डिफाइन आरबीआई के थ्रू होता है, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू डिफाइन होता है कि क्रेडिट फ्लो जो रहेगा वो प्राइमरी सेक्टर को क्या रहने वाला है या प्रायोरिटी सेक्टर को क्या रहने वाला है। अब प्रायोरिटी सेक्टर को क्रेडिट फ्लो कितना रहने वाला है ये डिफाइन करता है कि ग्रोथ किस तरह से होनी है, एम्प्लॉयमेंट का क्या इससे लेना देना है। अदरवाइज वैसे एम्प्लॉयमेंट का यहाँ पे कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो अभी हम ग्रोथ और इन्फ्लेशन को लेकर चलेंगे। अब एक्सचेंज रेट क्या है, एक्सचेंज रेट का भी यहाँ पे मैटर करता है, क्योंकि एक्सचेंज रेट डिफाइन करता है कि आपके इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कंट्री के कैसे होंगे, और उसके अकॉर्डिंग आप मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज करना है, वहाँ पे किस तरह का आपको स्टैंस लेके आना है, लूज़ रखना है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रखनी है, तो ये सब भी मैटर करता है। इसके बाद एक्सचेंज रेट आपका मैटर करता है, आई एम सॉरी एक्सचेंज रेट आपका मैंने कवर कर लिया। एक्सपेक्टेशंस चैनल होते हैं, अब इसको समझने के लिए आई एम वेरी श्योर कि आप अवेयर होंगे अगर आपने कंसेप्ट क्लियर करें, अगर आपको पता है इकोनॉमी और मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई, बैंकिंग वाला चैप्टर आपने अगर अच्छे से कंप्लीट किया तो डेफिनेटली ये पता होगा। अब इन सारे पॉइंट्स को लेके क्या नहीं लगता कि आपको हम मेन बॉडी अच्छी लिख सकते हैं। आप काउंट कर लीजिए यहाँ पे कितने पॉइंट होते हैं। आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 से 9 पॉइंट्स मैंने ऐसे ही लिख दिया यहाँ पे। अब आप सोचिए अगर आप 8 से 9 पॉइंट मेन बॉडी में लिख रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी मेन बॉडी अच्छी होने वाली है। अच्छा, इंट्रो की बात करते हैं, किस तरह का इंट्रो आप लिख सकते हैं या किस तरह का इंट्रो ऐसा होगा जो इफेक्टिव होगा एग्जामिनेशन में। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने बहुत सारे टीचर्स को बोलते हुए सुना होगा कि इंट्रो में हम अगर कोई कोट्स यूज़ करते हैं, कोई आरबीआई की गाइडलाइंस रिपोर्ट्स में कोई एक ऐसी लाइन आती है जो थोड़ी सी कैची है, जो थोड़ा सा अट्रैक्टिव है, एग्जामिनर को अच्छा इंप्रेशन दे सकती है, तो उसके रखते हैं। अब इंट्रो के लिए ऐसे तो बहुत सारे कोट्स हैं, एक पॉपुलर कोट्स हैं, ये हमारे फॉर्मर गवर्नर थे रघुराम राजन, तो इनका एक बहुत ही पॉपुलर कोट था दैट प्राइस स्टेबिलिटी इज़ नेसेसरी प्री कंडीशन फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। तो नेसेसरी प्री कंडीशन फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ। अब हम ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी दैट्स कनेक्ट टू इन्फ्लेशन पार्ट। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, डोंट यू थिंक कि हम इस कोट्स को यूज़ करके अपने इंट्रो पार्ट को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको वही लिखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है और मॉनेटरी पॉलिसी कैसे अफेक्ट करती है। एंड इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट पार्ट, जैसे कंक्लूजन वाला पार्ट है। अब कंक्लूजन वाला पार्ट जो लिखना है तो उसमें आपको कंक्लूड तो करना ही है दैट द मॉनेटरी पॉलिसी इज़ द गार्जियन ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इस तरह का ये कीवर्ड है।
ये जो गार्जियन ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है ये एक कीवर्ड है। ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स मैं आपको डॉक्यूमेंट में जो क्लासेस में प्रोवाइड करूँगा वहाँ पे मैं आपको अच्छा खासा कंटेंट देने वाला हूँ। आपको कुछ भी नहीं करना है, ना गूगल करना है, ना करंट अफेयर पढ़ के जाना है। करंट अफेयर ऑब्वियसली आई एम सॉरी टू से, मतलब अदर टॉपिक में आपको डेफिनेटली करंट पढ़ना है। करंट के बिना तो एग्जाम को क्वालिफाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। करंट अफेयर फॉर द पर्पज ऑफ फाइंडिंग द कीवर्ड्स, आप कीवर्ड्स निकाल के नहीं लाए, करंट अफेयर से कुछ ऐसा लिंक हो रहा है। जितना भी पार्ट मैं आपको कवर करवा रहा हूँ उसका करंट अफेयर वाला पार्ट जो भी रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन बन सकता है वो मैं कवर करूंगा। रेस्ट आप बाकी सब्जेक्ट्स के लिए डेफिनेटली करंट अफेयर वाले पार्ट पे एक अच्छा कमांड रखेंगे। अब कंक्लूजन में जैसे हमने गार्जियन ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वर्ड यूज़ किया। नेक्स्ट, अब अगर यहाँ पे भी आपको लगता है कि आप कोई एक कोट्स डाल सकते हैं कंक्लूजन में, बहुत ज़्यादा कोट्स नहीं डालने, या कोई कोट्स एक आपको चूज़ करना है, जैसे कि एक मैंने ये वाला बता दिया, इसके अलावा आप एक और रख सकते हैं। जैसे कि एक ही बहुत ही पॉपुलर कोट्स है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। तो उनका एक ये मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड कोट था, दैट मॉनेटरी पॉलिसी कैन नॉट सब्सिट्यूट फॉर गुड फिजिकल पॉलिसी बट इट कैन क्रिएट कंडीशन फॉर ग्रोथ, है ना, इट कैन क्रिएट कंडीशन फॉर ग्रोथ, इस तरह से। तो अब ये एक अच्छा मुझे लगता है कंडीशन फॉर ग्रोथ, मुझे लगता है कि कंक्लूजन में डालने के लिए एक अच्छा खासा आपके पास यहाँ पे एक कोट्स है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस कोट्स को भी यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली यू गोना गेट द गुड मार्क्स एज कम्पेयर टू द अदर पीपल। और अल्टीमेटली ये गेम है किस चीज़ का, नीड टू बी बेटर, नीड टू बी बेटर देन योर राइवल्स, राइट। इतनी सी बात है कि आपको अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा करना है। इफ़ यू विल एबल टू गेट 1 एक्स्ट्रा मार्क, मतलब इतनी सारी कहानी बताने के बाद उसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि अगर इस आंसर को लिखने के बाद अगर आप 1 नंबर भी अपने नियर राइवल से ज़्यादा लाते हैं इन 1 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन में यू आर गोना गेट 20 मोर मार्क, राइट। आप 20 नंबर ज़्यादा स्कोर करने वाले हैं, डेफिनेटली आपको ये हेल्प करेगा। अब आप ही बताओ, आप एक अच्छा एग्जामिनर हैं और आपको एक ऐसा आंसर लिख के अब स्टूडेंट अब देता है एंड अदर वन नॉर्मल सा आंसर लिख के देते हैं, तो आपको नहीं लगता कि आप यहाँ पे ज़्यादा मार्क देने वाले हो। तो ये चीज़ हम कवर करने वाले हैं जो कंप्लीट में इकोनॉमी का इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी और एग्रीकल्चर, ये आपके ब्रॉडली मतलब यही सिलेबस है आपका GS3 का। तो ये सारे पार्ट्स में कवर करने वाला हूँ अपने अपकमिंग वीडियोस में। मैं आपको क्लास की वीडियो शेड्यूल कैसा होगा मैं टेलीग्राम पे इन्फॉर्म करूँगा। मैं टेलीग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, चैनल का लिंक, तो प्लीज़ आप उसे ज्वाइन करिए। और जो भी डिटेल या इन्फॉर्मेशन या आपके डाउट होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली मैं उनको एड्रेस करूँगा और उन पर मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ, वो मैं करूँगा। विद इन नेक्स्ट 2-3 डेज़ मैं ये इनिशिएटिव स्टार्ट कर दूँगा जिसमें मेरी फर्स्ट क्लास आ जाएगी। और आपको मैं क्लासेस जो दूँगा वो हार्डली पूरा GS3 कंप्लीट करने के लिए मेरे को 20 क्लासेस की नीड होगी। 20 क्लास में और जो मैं आपको नोट्स देने वाला हूँ, हार्डली GS3 का जो मुझे लग रहा है पूरे पेपर का जो सिलेबस होगा वो आपका जो कंटेंट होगा, जो PDF कंटेंट होगा, दैट्स गोना टेक मोर लाइक स्पेस। आप GS कंटेंट जो मैं कंप्लीट आपको देने वाला हूँ 200 से 250 पेजेस में मैं आपको कंप्लीट पूरे GS3 का पूरे पेपर का एग्जैक्टली पूरा कंटेंट, कुछ भी इसमें मिसिंग नहीं होगा। इसमें आपको कोई भी एडिशनल पॉइंट, करंट अफेयर कुछ भी पढ़ के नहीं जाना है, सब कुछ यहाँ से कवर होगा। और इस बात की मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ कि आप अपने नियर राइवल से या बाकी लोगों से बहुत अच्छा आंसर लिख के आएंगे अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके से इसको कवर किया और मेरे साथ अगर थोड़ी सी भी मेहनत कर ली। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड बाकी डिटेल मैं आपको चैनल टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ, तो वहाँ से आप डिटेल देख लीजिए। लाइक, आई एम सॉरी टू से दिस वर्ड, I am not gonna ask you to like or do anything. Just drop your opinion in the comment. Yes, this is one important thing. Just drop your opinion on the comment on this video or on this planning, और further मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, क्या वीडियोस या किस तरह के कंटेंट की या किस तरह के हेल्प की आपको नीड है, वो आप ड्रॉप करिए। डेफिनेटली आई विल एड्रेस ईच एंड एवरी कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।